एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। एज पर द रिसेंट एनएसओ डेटा, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑफ 2022-23। तो रिसेंट एनएसओ के डेटा के मुताबिक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर के क्या था। तो हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपने प्रोविजनल एस्टिमेट्स को रिलीज किया है और इसमें इन्होंने बताया कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो कितने पे रहा है, 6.3% पे। ठीक है, और एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा कम था क्योंकि 13.5% था अप्रैल टू जून क्वार्टर में इसी साल के। और किस वजह से ये कट डाउन हुआ है, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर्स हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि 2022-23 के क्वार्टर 2 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही, 6.3% की। इसके अलावा अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले हमने OECD के बारे में पढ़ा था। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है वो इन्होंने एक्चुअली कम कर दिया था, कितनी वैल्यू पे, 6.6% पे। ठीक है, और पहले इन्होंने कितना कहा था, 6.9%। ठीक है, तो एक्चुअली ये इसी वजह से न्यूज़ में था क्योंकि OECD ने अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट था इंडिया का उसको कम करके 6.6% कर दिया था। फाइन, तो जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि जो युद्ध अभ्यास है इसके लिए वेन्यू कौन सा स्टेट है इंडिया का। तो हाल ही में 18th एडिशन युद्ध अभ्यास का शुरू हो गया था, कहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट में। और याद रखिएगा ये इंडिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, और हर साल होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इस बार ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर की दूरी पे कंडक्ट किया जा रहा है और यही रीज़न है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहा है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। इसमें भी आप अगर और पर्टिकुलर जानना चाहें तो औली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो किसी भी एक्सरसाइज से 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले युद्ध अभ्यास कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो इंडिया और यूएसए। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि 2022 के लिए वेन्यू क्या था, तो ध्यान में रखिएगा ये है उत्तराखंड। अच्छा, एक बार कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रिवाइज कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में एज अ स्टैटिक जीके। सबसे पहला है इसमें संप्रीति। संप्रीति कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और एक होती है शक्ति, सिर्फ शक्ति। शक्ति किसके बीच की है, इंडिया और फ्रांस। इसके बाद एक और है गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति किसके बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो डिफरेंट तरह की 3 शक्ति है ये, मित्र शक्ति, शक्ति और गरुड़ शक्ति, और तीनों अलग अलग कंट्रीज हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार होती है इंडिया और यूएस के बीच में। फिर नेक्स्ट है मैत्री। मैत्री होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। उसके बाद एक और नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में
होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन है इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सूर्य किरण। सूर्य किरण होती है इंडिया और नेपाल के बीच, ओके। फिर इसके बाद एक हम चाइना के साथ करते हैं, इसका नाम है हैंड इन हैंड, ओके। ये हम करते हैं इंडिया और चाइना के बीच। इसके बाद 11th है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच, ओके। और अब आपको कमेंट्स में लिखना है कि लामितीय कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। अपने जवाब सब लोग कमेंट्स में लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द रिसेंट डेटा व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया ड्यूरिंग 2018 टू 2020। आपसे पूछ रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया का क्या था। सबसे पहले ये रेशियो क्या डिफाइन करता है, क्या चीज़ होता है इसमें, तो ये वैल्यू होती है कि कितनी ज़्यादा मैटरनल डेथ्स हो रही हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। तो एक फिगर है जो बताता है कि अगर 1 लाख लाइव बर्थ्स हो रहे हैं तो उसमें कितनी माएँ ऐसी हैं जिनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसी को बोलते हैं MMR, फाइन। तो याद रखिएगा स्पेशल बुलेटिन जो कि हाल ही में रिलीज किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, इनके हिसाब से एक कमी देखी गई है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में और अब ये वैल्यू हो गई है 97 पर लाख लाइव बर्थ इन 2018 टू 2020, ठीक है। जबकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा थी 2014 से 16 के बीच में, कितनी थी 130 पर लाख लाइव बर्थ, ठीक है। और याद रखिएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट कितना था MMR का, इसकी कोशिश थी कि 100 पर लाइव बर्थ से कम करना है हमें टारगेट, ठीक है। तो फाइनली हमने इसको अचीव कर लिया है क्योंकि अब हम आ चुके हैं 97 पे। और याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट कितना है MMR का 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ, और ये कब तक हमें अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है, फिलहाल MMR कितना है इंडिया का 97 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट कितना है 70 और ये कब तक हमें अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इज सेट टू एंटर इनटू फोर्स फ्रॉम दिसंबर 2022। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कौन सी कंट्री के साथ स्टार्ट करने वाली है दिसंबर मंथ से, आपको ये बताना है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट है ये स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 29 ऑफ दिसंबर 2022, ओके। और इसी के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज में, और डिफरेंट तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाएंगी। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो ड्यूटीज़ लगती हैं 100% टैरिफ लाइन्स पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपनी एक फ्लैगशिप रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ठीक है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रेमिटेंसेस फ्लोज हैं इंडिया में वो 12% से राइज कर चुके हैं और अब ये वैल्यू हो चुकी है $100 बिलियन पे इस साल, ठीक है। और जो रेमिटेंसेस हैं लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज के, ये भी जो है लगभग 5% से ग्रो हो चुके हैं, कितनी वैल्यू पे $626 बिलियन, कब तक 2022 में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिसेंट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक इंडिया का एक्सपेक्टेड रेमिटेंसेस फ्लो कितना है 2022 से 23 में, तो ध्यान में रखिएगा ये वैल्यू है $100 बिलियन। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड 10,000 रुपीज एज स्टिपेंड पर एनम फॉर द फीमेल्स परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक स्कीम के तहत 10,000 रुपये हर साल एज अ स्टिपेंड फीमेल्स को प्रोवाइड करेंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को परस्यू करना चाहती हैं। तो ये स्कीम है असम स्टेट गवर्नमेंट की, और इस स्टिपेंड के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए हाल ही में असम स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। विच फ्रेंच फूड प्रोडक्ट हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस। तो फ्रांस का कौन सा फूड प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिल गया है। तो फ्रांस का ये बैगवेट है जिसको हाल ही में यूनेस्को ने अपनी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है, और नेशनल
फेडरेशन ऑफ फ्रेंच बेकरीज के मुताबिक लगभग 6 बिलियन से भी ज़्यादा बैगवेट्स हर साल बेक होते हैं फ्रांस में। और ये एक तरह का ब्रेड होता है जिसमें क्रस्टी एक्सटीरियर होता है और सॉफ्ट मिडल होता है, और ये एक तरह का एसेंशियल पार्ट है फ्रांस की लाइफ का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कौन सा फ्रेंच फूड प्रोडक्ट है। आंसर हो जाएगा बैगवेट। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि बैगवेट जिसको हाल ही में यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिला है, ये कौन सी कंट्री का है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस का। ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको ये अपनी डेंजर लिस्ट में इंक्लूड करने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू गैदर 6 ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस। एक्चुअली चाइना ने हाल ही में अपना स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे और अब ये स्पेस स्टेशन पे जा चुका है। ठीक है, और ये जो 3 एस्ट्रोनॉट हैं, इन्होंने मुलाकात की अपने कलीग से आफ्टर डॉकिंग विद द अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन, और इसी के साथ चाइना ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिसने एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे इकट्ठा किया है। ठीक है, और याद रखिएगा शेंजू 15 स्पेसशिप है, ये कौन से रॉकेट की हेल्प से ब्लास्ट किया गया था, तो ये है लॉन्ग मार्च 2FY15 कैरियर रॉकेट। ठीक है, और ये जो इनका स्पेस स्टेशन है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, और जब ये रेडी हो जाएगा तो चाइना इकलौती कंट्री हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे जिसके पास एक खुद का स्पेस स्टेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये रिपोर्ट है एक्चुअली नीति आयोग की। ठीक है, और इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की बात की है कि किस तरह से इसका एमिशन कम करके हम डीप डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के ब्रॉड लेवल पॉलिसी इंटरवेंशंस को आउटलाइन किया है जिनकी ज़रूरत है डिफरेंट सेक्टर्स में इनके एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो यूजुअली नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कल बात की थी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की, तो जो भी अंदर है वो उतना रेलेवेंट नहीं है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये टाइटल आपको देके पूछेंगे कि ये रिपोर्ट किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। तो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स की बात करें तो इसको टॉप किया है इंडिया ने, उसके बाद इंडिया को फर्दर फॉलो किया है साउथ कोरिया ने 2nd पोजीशन पे, फिर जापान, पनामा एंड द यूएस। ठीक है, बॉटम की बात करें तो कौन सी 3 कंट्रीज बॉटम पोजीशन पे थी, ये है मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड सोमालिया। ठीक है, ये बॉटम पोजीशन पे थी इस लिस्ट में, और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। ओके, पब्लिश कौन करता है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, और ये एक तरह का पटना बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, कोई भी इंडेक्स अगर इंडिया टॉप करेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ग्रैप को लॉन्च किया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। तो वेस्ट बंगाल की जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, हाल ही में इन्होंने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को अनाउंस किया है राइजिंग पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने डिफरेंट तरह के प्लान्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करेंगे, इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी रोड्स के ऊपर, फिर डिस्पोजल ऑफ डस्ट एंड गार्बेज इंश्योर किया जाएगा इसके डेजिग्नेटेड साइट्स में, साथ ही स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट होगा कि ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज बिल्कुल भी ना होने पाए। ठीक है, इसी तरह के डिफरेंट तरह के मेजर्स और लिए गए हैं। याद रखिएगा ये किसने लॉन्च किया है, तो ये है वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो वेस्ट बंगाल के पहले ग्रैप को ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच पर्टिकुलर स्कीम। यहाँ पे स्कीम नहीं होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें जो भी वुमेन हेड्स हैं फैमिलीज की, और अगर वो एनरोल्ड हैं चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में, तो फिर उन्हें स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे विद इंटरनेट कनेक्टिविटी अगले 3 सालों के लिए। ठीक है, और इसके लिए राजस्थान स्टेट ने रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है विद 12,000 करोड़ रुपीस
टेंडर, ताकि ये जो है इनको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकें और फ्री स्मार्टफोन्स दे सकें अंडर द स्कीम। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ क्या है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना कौन से स्टेट की है, ये स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। यूपीएससी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली यूपीएससी इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन और इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में जो फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी हैं प्रीति सूदन, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ यूपीएससी मेंबर और इसी अपॉइंटमेंट के साथ अब इसमें 4 मेंबर्स की जगह बाकी रह गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यूपीएससी में मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स की, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हाल फिलहाल हुई हैं, और एट लास्ट हम कुछ क्रिकेट रिलेटेड करंट अफेयर्स पे नजर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट विनर्स की। विच फुटबॉल टीम वन द ड्यूरेंट कप इन 2022। इसको जीता है बेंगलुरु एफसी ने, जिसके कैप्टन थे सुनील छेत्री, और किसको हरा के जीता है, तो इन्होंने हराया था मुंबई सिटी एफसी को। ठीक है, विच कंट्री वन द SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल इन 2022। इसको जीता है इंडिया ने, कौन सी कंट्री को हरा के, तो इन्होंने हराया था नेपाल को। विच रेसिंग ड्राइवर वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज वन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2020। इसको जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, और ये कौन सी कंट्री से हैं, ये डेनमार्क से हैं। किसको हरा के जीता था, अगर आपसे ये पूछेंगे तो इन्होंने हराया था कुनलावुत विटिटसर्न को। आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। विच टेनिस प्लेयर वन 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, द मोस्ट ऑफ एनी वुमेन इन द ओपन एरा। 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स। विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड। 44th चेस ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में गोल्ड मेडल जीतने वाली कंट्री कौन सी है, उज्बेकिस्तान। इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन विच स्पोर्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने लॉन बॉल्स के सेगमेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। कैस्पर रूट हु रिसेंटली वन द स्विस ओपन इज फ्रॉम विच कंट्री। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि स्विस ओपन किसने जीता है, कैस्पर रूट ने, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये नॉर्वे से हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की। विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। इसको होस्ट किया था कंट्री सीशेल्स ने। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ककाडू 2022। इसके बारे में बहुत बार हमने बात की है, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विच सिटी प्लेड होस्ट टू द हार्बर फेज ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। तो याद रखिएगा जिमेक्स कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान, और जिसका हार्बर फेज था उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, ये है विशाखापट्टनम। ठीक है, विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। इसको कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड अ ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम्ड एज गगन स्ट्राइक इन विच स्टेट। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक को कंडक्ट किया है पंजाब स्टेट में, और याद रखिएगा इसमें इंडियन नेवी किसी भी तरह इंक्लूड नहीं थी। इंडिया कंडक्टेड अ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद यूके। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल कमांड एक्सरसाइज वोस्तक 2022। इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी, रशिया। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कुछ क्रिकेट रिलेटेड करंट अफेयर्स की। एरॉन फिंच हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ फेमस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। एरॉन फिंच ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। विच एंटिटी इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर इंडियाज होम क्रिकेट मैचेस
फॉर द 2022-23 सीजन। इस सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेगा इंडिया के सभी होम क्रिकेट मैचेस के लिए? यह है मास्टरकार्ड। हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल पेस बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एज ऑफ 2022? तो मोस्ट सक्सेसफुल पेस बॉलर रहे इस साल के लिए जेम्स एंडरसन। आपको कमेंट्स में लिखना है कि जेम्स एंडरसन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 मैचेस इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 600 मैचेस खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं कीरॉन पोलार्ड। इंग्लैंड्स लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर? तो इंग्लैंड का जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसको नेम किया गया है आफ्टर इंडिया के क्रिकेटर सुनील गावस्कर। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? इंडिया जो है ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट रहेगा 2025 में। आपको कमेंट्स में लिखना है कि 2024 में कौन सी कंट्री होस्ट रहेगी। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस इक्वल पे फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल क्रिकेटर्स? याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने डिसाइड किया है कि अब ये मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को इक्वली पे करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि डोमेस्टिक मैच है या फिर इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट रिलेटेड करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ से। ठीक है, अब ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीक से नवंबर मंथ की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Satsana signing off.